सिंपल कोई आप मुझे एक फॉर्मूला बता सकते हैं जिससे मैं ये जान जाऊं कि मैं मिडिल क्लास ट्रैप हूं? बैंक से लोन लेना इज नॉट फाइनेंस कि आप कर्जे में हैं। अगर आप अपनी ईएमआई खुद भर सकते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे, जब आप चाहें पिक्चर जा सकते हैं, एक वेकेशन पे जा सकते हैं, अपनी फैमिली को बाहर डिनर कर सकते हैं, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। क्या एग्जिट प्लान होता है आपके मल्टी बैगर स्टॉक्स में या नहीं होता? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें विजिलेंस या सिर्फ मैं एंट्री कर ली, अब मैं 5 साल 7 साल देखूंगा? अच्छा, आपने इतने अपने 15-20 साल के स्टॉक मार्केट से जुड़े होने पे इन्वेस्टर की कौन सी गलतियां देखी हैं जो आपको बहुत डिसहार्टनिंग लगती हैं? मार्केट में 2 सबसे बड़ी फोर्स है। तो सोशल मीडिया पर ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत बुखार चढ़ा है। क्या आज के इस तेज बाजार में वैल्यू मिलना मुमकिन है? सर, इन्वेस्टिंग की बात को तो किसी भी दौर में सुनना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं हूं विकास गुप्ता और आप देख रहे हैं द विकास गुप्ता शो, जहां हम शोर शराबे से दूर उन एक्सपर्ट से मिलते हैं जिनकी बातें आपकी जिंदगी में और आपके पोर्टफोलियो में वैल्यू जोड़ती हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जो अगले 15 मिनट पे करोड़पति कैसे बने या कौन सा पेनी स्टॉक कल रॉकेट बनेगा जैसे थंबनेल्स देखकर वीडियो क्लिक करते हैं, तो शायद ये शो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट को एक सट्टे की तरह नहीं बल्कि एक गंभीर बिजनेस की तरह समझना चाहते हैं, तो आज की ये बातचीत आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो बाजार में शोर कम और एनालिसिस ज्यादा करने के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें उनकी कम्युनिटी प्यार से मल्टी बैगर वाले राघव सर बुलाती है। जहां हर दूसरा फिनफ्लुएंसर आपको आज का हॉट टिप या कल का सर्किट स्टॉक बताता है, ये कहते हैं भूल जाओ वो सब, बैठो 5 साल रुको, फंडामेंटल्स समझो। ये एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हैं और लगभग 20 सालों का मार्केट का अनुभव रखते हैं। जहां लोग सिर्फ चार्ट्स और इंडिकेटर की बातें करते हैं, वहां ये वैल्यू इन्वेस्टिंग और बिजनेस फंडामेंटल्स की गहराई में जाकर मल्टी बैगर्स खोजने का दम रखते हैं। इनका मानना है पैसा स्टॉक्स खरीदने से नहीं बल्कि सही बिजनेस को समय देने से बनता है। इनके यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि डेटा बेस्ड रिसर्च मिलती है। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर राघव जी का। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपने बारे में वो बताइए जो आपके 5 लाख सब्सक्राइबर को भी पता नहीं है। ये मेडिकल यानी डॉक्टर के प्रोफेशन से आपका रिसर्च एनालिस्ट बनने का सफर कैसे तय हुआ? सर, ये सफर तो काफ़ी टाइम से चल रहा था, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि मेरा 20 साल से ज़्यादा से स्टॉक मार्केट का एक्सपीरियंस है। तो एक्सपीरियंस का मतलब है कि मुझे स्टॉक मार्केट्स ने हमेशा ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया है और मैं एक इन्वेस्टर रहा हूँ इतने समय। बट हाँ, जिस समय कोविड आया तो एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। उस समय काफ़ी सारी चीज़ें उथल पुथल थी, तो उस समय एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई यूट्यूब पे जाने की, लोगों से बात करने की। और जब लोगों से बात करी, यूट्यूब पे गया, तो मुझे दिखाई दिया कि उन्हें मेरी बात पसंद आई, उन्हें अच्छा लगा जो मैं बोल रहा हूँ। शायद हम लोग, मेरे और मेरी ऑडियंस सेम पेज पे थे। धीरे धीरे वो चीज़ फुल टाइम प्रोफेशन में कन्वर्ट हुई। उसके बाद फिर आई बिकेम अ फुल टाइम रिसर्च एनालिस्ट और वहाँ से शुरुआत हुई राघव रिसर्च सर्विसेज की। थैंक यू वेरी मच। तो बाजार में 20 साल यानी आपने 2008 की मंदी देखी, 2020 का क्रैश देखा, ये आपको कब समझ में आया कि ये वैल्यू इन्वेस्टिंग के ऊपर फोकस करना है रादर देन ट्रेडिंग के ऊपर, और ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है, जो इन्वेस्टिंग कैसे करें, ये लोगों को सिखानी चाहिए? सर, जब भी कोई स्टॉक मार्केट में आता है तो ट्रेडिंग से तो कोई भी नहीं बच सकता। ट्रेडिंग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में हो, चाहे कमोडिटीज में हो, मेटल्स में हो, तो वो मैंने भी किया। और इनिशियल डेज में जी भर के खूब ट्रेडिंग करी, ब्रोकर के यहाँ बैठे रहे। जब भी ट्रेडिंग करते थे तो फाइनली नुकसान होता था, जब किसी स्टॉक को समझ के उसमें इन्वेस्ट करते थे तो प्रॉफिट में जाता था। तो धीरे धीरे कुछ सालों के अनुभव के बाद ये समझ में आ गया कि ट्रेडिंग इज नॉट फॉर मी। शायद मेरे समझ के बाहर है, क्योंकि मैं जब ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो नुकसान उठा रहा हूँ और इन्वेस्टिंग में मुझे फाइनली प्रॉफिट होता था। उसके पीछे एक सोच शुरू से बाय गॉड्स ग्रेस रही कि मैंने कभी भी एक स्टॉक को स्टॉक की तरह ना देख करके उस बिजनेस को समझने की हमेशा से कोशिश करी। हालांकि उस समय ना इंटरनेट इतना था, ना यूट्यूब होता था, ना कुछ होता था, तो आपको मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स और प्रिंट मीडिया के हिसाब से ही चीज़ों को समझना पड़ता था। तो विद माय लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड लिमिटेड रिसोर्सेज एट दैट टाइम, कुछ बुक्स होती थी जो पॉपुलर इन्वेस्टर्स की होती थी, पॉपुलर पर्सनालिटीज़ की होती थी, उनको पढ़ के भी कुछ इंसाइट्स मिलती थी। क्योंकि अपनी पर्सनल इन्वेस्टिंग में या ट्रेडिंग में कोई भी इन्वेस्टर कुछ भी कर रहा हो, बट बुक्स में बातें बहुत आइडियलिस्टिक ही बोली जाती हैं। तो उनको पढ़ के भी मुझे कुछ समझ में आया। एक कॉन्सेप्ट, फिर धीरे धीरे कंपनी की वैल्यू किस तरीके से, उसके पीछे चल क्या रहा है,
क्या बिजनेस कर रहे हैं, आगे क्या कर सकते हैं, इस तरह का एक थॉट प्रोसेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डेवलप हुआ। जब कोविड आया, जैसे कि मैंने आपसे कहा, तो कोविड में स्टॉक मार्केट पूरी तरीके से क्रैश कर गया। मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, जो भी जना इन्वेस्टेड था उन सबके सपने धाराशायी हो गए और सबको दिखाई दिया कि यहाँ से अब कुछ नहीं हो सकता। वहां से मैंने चैनल बनाया यूट्यूब पे। बस मैंने इतनी बात करी, मैंने ये सोचा कि एक मिडिल क्लास आदमी हूं मैं, मेरे स्टॉक्स भी गिर गए तो मैं परेशान हूं, ऐसे बहुत से लोग परेशान होंगे, तो लेट अस टॉक टू देम, उनसे बात करते हैं, देखते हैं उनके क्या व्यूज आते हैं। 0 सब्सक्राइबर से शुरुआत करी थी। तो वहां पे जब मैंने उनसे बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि ये कई क्रैशेस मैं देख चुका हूँ, कई तरह के स्कैम्स मैं देख चुका हूँ, हालांकि मैं कोई बहुत पैसा इन्वेस्टेड मेरा कभी भी नहीं रहा बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, लेकिन हाँ, क्योंकि क्रैशेस का एक्सपीरियंस था तो मैंने बस ये बात करने की कोशिश करी कि ये भी निकल जाएगा, क्रैश तो निकलेगा ही, ये जो भी सिचुएशन है पास ऑन तो होगी। जब ये पास हो जाएगी सिचुएशन तो डेफिनेटली मार्केट्स को रिकवर होना ही होता है, क्योंकि जो भी पैसा इकोनॉमी से बाहर निकलता है वापस इकोनॉमी के अंदर आता है। ये बात सरप्राइजिंगली बहुत लोगों को अपील करी, मुझे नहीं उम्मीद थी इतनी कि ऐसा होगा, क्योंकि मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि लोगों को समझ में आएगी, लेकिन बहुत लोगों को अपील करी। और तब मैंने समझा कि यार बहुत से लोग हैं जो एक्चुअली ये इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर्स और ऑप्शन से परेशान हैं, या तो अपने हाथ जला चुके हैं या दूसरों के एक्सपीरियंस से वहां नहीं जाना चाहते और मेरी तरह सिंपल सा इन्वेस्टिंग ही करना चाहते हैं कंपनीज को समझ के। तो इस चीज को एक वीडियो के बाद दूसरा वीडियो, दूसरे के बाद तीसरा वीडियो, और मैंने शुरू से आज तक 6 साल हो गए मेरे चैनल को, शुरू से आज तक फोकस सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टिंग पे रखा। मैं कभी उस ट्रेडिंग की तरफ या उस तरफ गया ही नहीं, ना मैंने उसे समझने की कोशिश करी, ना समझाने की कोशिश करी। हाँ, अपने जितने एक्सपीरियंसेस हैं वो मैंने बहुत ट्रांसपेरेंटली अपनी ऑडियंस के साथ शेयर किया और मेरे ख्याल से यही बात उनको सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो 20 साल को अगर मैं आपके एक्सपीरियंस को लूं तो 20 साल में ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग जी, इसको आप ड्यूरेशन वाइज कैसे बोलेंगे कि कितना समय आपने ट्रेडिंग में लगाया और ये प्रिसाइजली आपको इन्वेस्टिंग का जो आइडिया और फिलॉसफी आई, तो इसको कितने साल मानेंगे, या आपको 2-3 साल के बाद ही आपको समझ में आ गया कि मुझे इन्वेस्टिंग के ऊपर जाना है, इन्वेस्टिंग के ऊपर लोगों को नहीं सर, समझाना है? कितने साल आपके बर्बाद हुए या कितने साल आपके इन्वेस्ट हुए ट्रेडिंग के ऊपर, कितना समय गया? मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं उस समय कॉलेज में पढ़ाता भी था, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाता भी था और मेरी प्रैक्टिस भी थी, तो ऐसा नहीं है कि मैं कोई फुल टाइम इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग में कभी भी गया, बट ये दोनों चीजें से साथ साथ ही चलती हैं। मार्केट में आपको एक ही बटन पे आप फ्यूचर ऑप्शन खरीद बेच सकते हो और एक ही बटन पे आप स्टॉक में इन्वेस्ट भी कर सकते हो, तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती हैं। बट हाँ, होता क्या है, जब हम नए होते हैं तो ये जो लेयर ऑफ क्विक मनी है ये आपको ट्रेडिंग की तरफ ज्यादा टिल्ट कर देती है, तो आपका जो टोटल कॉर्पस होगा वो इन्वेस्टिंग की तरफ कम जाएगा। और ये बड़ा स्वाभाविक है, जो नए लोग ये सुन रहे होंगे वो सब एक्सपीरियंस करते होंगे, कितनी भी कोशिश कर ले वो ट्रेडिंग को नहीं छोड़ सकते। राइट, वो लत तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक आपने बोला कि ट्रेडिंग और आपकी इन्वेस्टिंग दोनों साथ शुरू से ही साथ में चल रही थी, साथ चलती है वो। बाद में आपका ज्यादा फोकस या पूरा फोकस मैं बोलूं इन्वेस्टिंग में आ गया। मतलब मैं वही हमेशा मैं कहता हूँ कि शायद ईश्वर की मुझ पर कृपा रही कि मैंने बहुत बड़े हाथ जलाने से पहले इस बात को रियलाइज कर लिया कि यहाँ बहुत कुछ खो सकता है। जो वॉरेन बफेट जी की कोट है ना कि कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कैपिटल प्रिजर्वेशन का ध्यान रखा जाए। तो अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो जो छोटा सा बिजनेस होता है, अगर आप अपने कॉम्प्लेक्स में भी देखेंगे, किराना की कोई दुकान है छोटी सी, वो शुरुआत करते हैं 2-4 तेल के डिब्बों से, 2-4 तरह के कुछ सॉस और वो ले आते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे 2-4 साल में उनकी दुकान इतनी बड़ी हो जाती है कि कई तरह के उनके पास प्रोडक्ट्स होते हैं, कई तरह का उनकी रैक्स बढ़ जाती है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज बिजनेस प्रोग्रेस, दिस इज हाउ इट प्रोग्रेसेस। बट अगर उसकी दुकान को आप सुबह से शाम में देखोगे तो हो सकता है आपको कोई भी चीज ना दिखाई दे, हो सकता है उस दिन से कोई भी सेल ना हो। से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ग्रेजुअली वो क्लियर होता चला गया, की हैबिट को आपने डेवलप किया है। राइट। तो मेरा अगला सवाल है, आजकल सोशल मीडिया पर ऑप्शन ट्रेडिंग का बहुत बुखार चढ़ा है, लोग इन्वेस्टिंग को बोरिंग मानते हैं, आप वैल्यू इन्वेस्टिंग के पैरोकार हैं, क्या आज के इस तेज बाजार में वैल्यू मिलना मुमकिन है या सिर्फ ये किताबों की बात है? जैसे कि ट्रेडिंग में आजकल बहुत अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, मार्केट में बहुत ज्यादा उतार और चढ़ाव है, और आप बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की, लॉन्ग टर्म की। तो आपको लगता है कि ऑप्शन ट्रेडिंग का जो एक फीवर चल रहा है वो आपकी इन्वेस्टिंग की बात को कोई इस समय सुनेगा ध्यान से? सर, इन्वेस्टिंग की बात को तो किसी भी दौर में सुनना और समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसको या तो थोड़े से मैच्योर इन्वेस्टर्स, सीरियस इन्वेस्टर्स ही समझ सकते हैं। बाकी जहां तक बात है उतार चढ़ाव की, तो हर उतार चढ़ाव अपॉर्चुनिटी नहीं होता। इसी उतार चढ़ाव में घर बिकते भी हैं, इसी उतार चढ़ाव में ट्रेडर्स बर्बाद भी होते हैं। बट अगर हम पिछले 1-1.5 साल की बात देखें तो मार्केट्स में काफी डाउनसाइड आई है, बट जब रिकवरीज आती है मार्केट में, जब भी इकोनॉमी में रिकवरी आती है, तो वही सब वैल्यू अनलॉकिंग जब होती है, तो वैल्यू इन्वेस्टिंग को तो आप कभी छोड़ ही नहीं सकते, कभी पिछाड़ ही नहीं सकते, ना उसका कोई आप उसके सामने कोई काउंटर आर्ग्यूमेंट ढूंढ सकते हैं। वैल्यू अनलॉकिंग इस देश की तो अभी शुरू भी नहीं हुई है।
ढंग से अगर देखा जाए। अभी तो हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का सपना देख रहे हैं, और उसके बाद अभी तो हमारा बहुत इकोनॉमिक एक्सपेंशन यहाँ पे होना है। जैसे जैसे यहाँ की इकोनॉमी एक्सपैंड होगी वैसे वैसे ही यहाँ पे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप स्पेस में, हर स्पेस में होगा। अगर आपने बजट 2026 देखा हो तो उसमें हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा जोर एमएसएमईज पे दिया है। और एमएसएमईज क्या है? ये सब स्मॉल कैप और माइक्रो कैप जो कंपनीज हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है, उन्हीं के ऊपर ज़्यादा फोकस दिया गया है। तो यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग तो अभी शुरू होनी बाकी है। एंड आई थिंक हम लोग बहुत लकी हैं जो इस समय एज एन इन्वेस्टर इस देश में बैठे हुए हैं, क्योंकि जो इकोनॉमिक एक्सपेंशन आने वाले 10 सालों में यहाँ होने वाला है, जिस तरह के बहुत क्लियर कट प्रोजेक्शंस, क्लियर कट आइडियाज और प्रोजेक्ट्स 2035 के, 2036 के अब हमारे सामने आ चुके हैं। तो आई थिंक वी आर सिटिंग एट अ गोल्डन टाइम। बिल्कुल हम मुहाने पे उसके बैठे कि अगर इस समय हम कायदे से वैल्यू इन्वेस्टिंग की तरफ चल दें, समझ के उसकी इंपॉर्टेंस को, तो नोबडी कैन स्टॉप अस फ्रॉम क्रिएटिंग वेल्थ। तो राघव जी, मेरा अगला सवाल है, F&O ट्रेडिंग और स्टॉक इन्वेस्टिंग में आप किसको बेहतर मानते हैं? और इसको याद रखते हुए कि आप थोड़ा बायस्ड हैं इन्वेस्टिंग को लेकर, इस बात को, और क्यों? मेरा सवाल है क्यों? सर, बेहतर किस सेंस में आप पूछ रहे हैं? मतलब देखिए, F&O ट्रेडिंग से भी तो मैं पैसा कमा सकता हूँ। अच्छा, पैसा कमाने के उससे एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज द मोटिव ऑफ ट्रेडिंग इन स्टॉक मार्केट? इन्वेस्टिंग भी एक ट्रेडिंग है। पहले मैं ट्रेड करता हूँ, फिर मैं उसको लॉन्ग टर्म जब रखता हूँ तो वो इन्वेस्टिंग है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ट्रेडिंग को मैं बोल सकता हूँ कि बड़ा ही मैं शॉर्ट टर्म उसको चर्न कर रहा हूँ, बेच रहा हूँ, खरीद रहा हूँ। तो F&O ट्रेडिंग में भी तो बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है पैसा कमाने की। एक छोटा सा डिफरेंस अगर हम समझ जाएं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड वेल्थ क्रिएशन। इनकम होती है जिसे आप कमाते हो, कुछ भी आप काम धंधा करके, मेहनत करके जो भी आप कमाते हो उसे अपने खर्चे में लेते हो और वो करते हो। वेल्थ क्रिएशन होता है कि वो आप कमा कहीं और से रहे, उस पैसे को आपने काम पे लगाया, वो पैसा ग्रो कर रहा है। तो F&O में क्या होता है? F&O इज लाइक आप गए वहां पे और अब आपको नहीं पता मटके में क्या निकलने वाला है। आपने पैसे डाले एक टाइम फ्रेम के साथ, चाहे वो शाम तक का था, चाहे 2 दिन का था, चाहे 4 दिन का था। उस 2 दिन 4 दिन में अगर किस्मत आपके साथ थी, आपकी कैलकुलेशंस ठीक थी, आपकी जो भी स्टडी थी वो ठीक थी, तो इट इज वेरी गुड, आपको वो प्रॉफिट हो जाएगा। बट कंसिस्टेंटली आपको हर चौथे दिन, हर दूसरे दिन वो स्टडी करनी पड़ेगी और उतनी ही कंसिस्टेंसी के साथ आपको राइट प्रूव होना पड़ेगा। नाउ लेट अस कम टू इन्वेस्टिंग। व्हाट इज इन्वेस्टिंग? इन्वेस्टिंग में आप अपना दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ उस आदमी के साथ अलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं जो उस कंपनी को चला रहा है। कंपनी कोई और चला रहा है, उस कंपनी के पास प्लांट्स हैं, उस कंपनी के पास जमीनें हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो कंपनी पैसा कमा रही है। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने उस कंपनी में एक छोटी सी पार्टनरशिप बाय कर ली। आपने जब उसके 100 शेयर्स खरीदे, बजाय भले ही उसके पास 1 करोड़ शेयर्स हो, अब आप 100 शेयर्स के मालिक हैं। तो F&O में वो पार्टनरशिप नहीं है क्या? नहीं, F&O में कोई पार्टनरशिप नहीं है। आप एक स्टेशन से उतर के दूसरी स्टेशन पे चढ़ के दूसरे पे उतरते हैं तो उसको पार्टनरशिप मत बोलिए। तो अब यहाँ पे अब आपने पार्टनरशिप वो होती है जब आप अपने पार्टनर को टाइम देते हैं काम करने का। आप कहते हैं कोई बात नहीं, मैंने पैसा लगाया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम काम करो। दैट इज इन्वेस्टिंग। अब वो कंपनी काम करती है, साथ ही साथ क्या होता है, उनके पास जो प्रॉपर्टीज हैं या जो कुछ है उसकी वैल्यू भी बढ़ती है, तो कंपनी की बुक वैल्यू बढ़ती है, उसके रेवेन्यूज बढ़ते हैं, नई चीज़ों में, नई मार्केट्स में वो पेनिट्रेट करते हैं। वहां से जब कंपनी की वैल्यू क्रिएट होती है, कंपनी की वैल्यू ऊपर जाती है, आपके स्टॉक की भी वैल्यू ऊपर जाती है। जितने भी उसके अंदर पार्टिसिपेंट्स हैं, दे आर ऑल इन अ विन विन सिचुएशन। आपने कोई जल्दबाजी नहीं करी, आपको लगा 2 साल देने, आपने 2 साल दिया, आपको लगता है 3 साल देने, 3 साल दिया, 5 साल बाद, 4 साल बाद आपको लगता है कि भाई मेरा हो गया, मेरा स्टॉक इतना गुना हो गया जितना मैंने सोचा था। अब मैं इसमें से निकलता हूं। क्यों निकलता हूं? मैं इसलिए निकलता हूं क्योंकि अब मुझे कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिखाई दे रही है। मैंने इस स्टॉक में पैसा जितना बनाना था बना लिया, 10 रुपए लगाए थे, 100 रुपए हो गए। अब मैं ऐसा करता हूँ 100 रुपए को इस स्टॉक में लगाता हूँ, ताकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है यहाँ मेरे 100 के 1000 हो जाएंगे। यहाँ पे जितना होना था हो गया। कंपनी आज भी आगे बढ़ेगी, अच्छी कंपनी तो आज भी आगे बढ़ेगी, हाँ, बट इसका रेट ऑफ ग्रोथ अब कम हो जाएगा। जितना रेट ऑफ ग्रोथ मैं चाह रहा था वो शायद अब नहीं होगा। तो जहां तक सही और गलत का सवाल है या बेहतर का सवाल है, तो बेहतर क्या है और क्या नहीं डिपेंड करेगा आपकी मेंटालिटी पे, आपकी साइकोलॉजी पे। अगर आपको रोज एक एड्रेनल पुश चाहिए और थ्रिल चाहिए उसका, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग इज फॉर यू। और अगर आपको एक सीरियस वेल्थ क्रिएशन और एक मैच्योर और जो इकोनॉमिक पैरामीटर्स हैं उनके साथ चल करके, इकोनॉमी के साथ अलाइन होकर के आप ग्रो करना चाहते हैं, देन इन्वेस्टिंग इज फॉर यू। राइट। आप अक्सर मल्टीवैगर स्टॉक्स की बात करते हैं। आम रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए मल्टीवैगर का मतलब होता है किस्मत। आपके लिए इसका फॉर्मूला क्या है, और वो कौन से 3-4 रेड फ्लैग हैं जिनको आप देखते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये स्टॉक मुझे चुनना है या नहीं चुनना है? और इस सवाल का अगला पार्ट है, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले दावा बहुत लोग करते हैं, लेकिन अगर हम स्मॉल कैप और मिड कैप को देखें तो प्रोमोटर का बहुत ज्यादा होल्डिंग होता है। तो प्रोमोटर की ज्यादा होल्डिंग मतलब ज्यादा मैनिपुलेशन का चांस, फेक रेवेन्यू, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, प्रोमोटर प्लेजिंग। आप इसे कैसे डिटेक्ट करते हैं? तो मैं पहला पार्ट आपको डिस्कस कर लेता हूँ पहले, है ना, कि आपने कहा कि मल्टीबैगर को लोग किस्मत के रूप में देखते हैं। बिल्कुल। और इसमें कोई शक नहीं है कि आप जब
10 स्टॉक्स में या 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि कौन सा स्टॉक वहां पे चलने वाला है। मल्टीबैगर का सिंपल सा मतलब होता है कि एक स्टॉक अगर डबल हो जाता है मल्टीपल टाइम्स अगर वो बढ़ रहा है तो उसको मल्टीबैगर कहते हैं। पीटर लिंच है जिन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, सबसे पहले उन्होंने ये टर्म यूज करी थी। मल्टीबैगर किसी भी बिजनेस की तरह लक पे चलता है। जब आप एक बिजनेस खोलते हैं आपको नहीं पता होता कि वो बिजनेस कितना चलेगा भी या नहीं चलेगा, सिर्फ स्ट्रगल्स होती हैं। एज एन इन्वेस्टर हम क्या करते हैं? एज एन इन्वेस्टर हम सिर्फ उसमें एक छोटी सी पार्टनरशिप करते हैं। ना तो हम उसके बोर्ड रूम में बैठते, ना हम उसके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए कहीं बाजार में निकलते हैं, ना हम उस कंपनी के लिए कोई मेहनत नहीं करते, हम सिर्फ उसके अंदर वो खरीदते। हम क्या करते हैं एज एन इन्वेस्टर? हमारे पास फ्रीडम क्या होती है? प्रमोटर से हम क्यों डिफरेंट है? प्रमोटर के पास एक ही कंपनी होती है, प्रमोटर का जो कुछ है सारा टाइम एनर्जी पैसा उसी कंपनी के अंदर लगा होता है। बट मैं एज एन इन्वेस्टर मेरे पास फ्रीडम है, मैं 100 कंपनीज में मालिकाना हक खरीद सकता हूँ उस शेयर के थ्रू। तो मैं वही करता हूँ। मैं अच्छी कंपनी जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये बड़ी बन सकती है, कुछ वो ये ना सर वो क्या पूत के पैर पालने में नजर आ जाते हैं, तो आप कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू आपको ये अंदाजा लग सकता है कि हाँ ये कंपनी बड़ी बन सकती है। यानी कि ये बनेगी, बट अब बन सकती है तो बनेगी या नहीं बनेगी ये तो मुझे नहीं पता। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा? इसके लिए मैं आई विल नॉट पुट ऑल माई एग्स इन वन बास्केट। मैं कई सारी कंपनीज में शेयर्स खरीदूंगा। नहीं, मैं यहाँ पे आपको रोकना चाहूंगा। मैं आपको बास्केट में एक ही प्रोडक्ट में सारे पैसे लगाने का सवाल नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि 3-4 रेड फ्लैग्स क्या आप देखते हैं? मैं उसी पे आ रहा हूँ सर, उसी पे आ रहा हूँ। तो जैसे कि उसी स्टॉक्स में 3-4 रेड फ्लैग्स क्या हैं? पहला और दूसरा पार्ट मेरा था कि जिसमें स्मॉल कैप है या स्मॉल कैप है या मिड कैप है, उसमें प्रोमोटर की होल्डिंग ज्यादा है तो मैनिपुलेशन के चांसेस भी ज्यादा है। तो इस सवाल मैं बिल्कुल सर दोनों ही चीजें एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो जब आप कई सारे कंपनीज के स्टॉक्स खरीदते हैं लेकिन उन्हें सिलेक्ट सेम पैरामीटर पे करते हैं, सेम क्राइटेरिया पे आप उन्हें सिलेक्ट करते हैं, तो इसको कहते हैं हम डाइवर्सिफिकेशन। राइट। आपने अपने फंड को डाइवर्सिफाई कर दिया। राइट। तो अब आप प्रमोटर से इस तरीके से डिफरेंट हो गए कि प्रमोटर का तो सारा स्टेक उसी कंपनी के अंदर है, वो चलेगी तो है वरना वो सड़क पे आ जाएगा, बट आप नहीं। राइट। एज एन इन्वेस्टर मैं नहीं आऊंगा। अगर एक मेरा पोर्टफोलियो का स्टॉक 1% या 10-20% नहीं भी चले मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी तो वो चलने चाहिए। तो इसके अंदर जब मैं सारी कंपनीज को एक ही क्राइटेरिया पे सिलेक्ट कर रहा हूं तो मेरे कुछ ऑब्वियसली रेड फ्लैग्स और कुछ ग्रीन फ्लैग्स होंगे जो करेंगे, लेकिन ग्रीन फ्लैग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रेड फ्लैग्स हैं। राइट। सबसे पहला रेड फ्लैग जो मेरा है, कुछ मेरे रेड फ्लैग्स हैं जो डील ब्रेकर्स हैं। ठीक है कि अगर ये रेड फ्लैग कहीं भी अटक गया इनमें से पहले में से तो मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा ही नहीं। वही मैं सीक्रेट समझना चाहता हूं आपसे। मैं उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाऊंगा ही नहीं। तो सबसे पहला जो मेरा रेड फ्लैग है सर, दैट इज डेट। कंपनी पे कर्जा कितना है? किसी भी कोई भी कंपनी XYZ हो तो मैं उस पर डेट सबसे पहले देखता हूँ। अगर किसी कंपनी पे डेट नहीं है या कम है तो वो दिवालिया नहीं हो सकती, वो बैंकरप्ट नहीं हो सकती, वो बिजनेस करती रहेगी। बट अगर किसी कंपनी पे डेट बहुत ज्यादा है तो देयर आर चांसेस कि वो उसमें जा सकती है। तो दैट इज अ डील ब्रेक, फर्स्ट डील ब्रेकर फॉर मी। मैं उसके बाद नेक्स्ट आगे नहीं बढ़ सकता। तो दैट हेल्प्स मी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ माई स्टॉक सिलेक्शन। नेक्स्ट मेरे पास जो नेक्स्ट स्टेज मेरे लिए आती है दैट इज कंपनी का रेवेन्यू कितना है, कंपनी कमाती कितना है। पर छोटी कंपनी है तो अभी हाँ मैं आ रहा हूँ सर उस पे। कंपनी जो कमाएगी, जब आप कंपनी के रेवेन्यूज को एवेल्यूएट करेंगे तो आप उसे एवेल्यूएट करेंगे मार्केट कैप के सामने उसकी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। अगर मार्केट कैप के हिसाब से उस कंपनी का रेवेन्यू ठीक है, डेफिनेटली आप रिलायंस को एक छोटी कंपनी से नहीं कंपेयर कर सकते, बट दोनों की मार्केट कैप्स डिफरेंट है, दोनों स्केल ऑफ बिजनेस डिफरेंट है, तो हम उस स्केल पे ही उसे आंकेंगे। बिल्कुल। हम दोनों के लिए सेम तराजू इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल हम उसके लिए वही स्केल देंगे। तो अगर कंपनी अपनी मार्केट कैप के सामने एक डिसेंट रेवेन्यू जनरेट करती है, इट इज गुड फॉर मी। अगर नहीं है देन अगेन दिस इज अ डील ब्रेकर फॉर मी, मैं नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाऊंगा। लेट मी पॉइंट वाइज दिस। फर्स्ट पार्ट इज डेट कितना है क्लाइंट कंपनी के ऊपर, दूसरा उसका मार्केट कैप वीजा बीज और रेवेन्यू ठीक, और रादर रेवेन्यू विज़ मार्केट कैप। ठीक है कितना है वो मैं देखूंगा। इन दो चीजों को भी मुझे ध्यान रखना है स्टॉक सिलेक्शन में। हाँ पहले मतलब मेरे लिए है, ये मेरा पर्सनल है, हर एक का अपना क्राइटेरिया होगा। राइट। तो हमने कंपनी के ऊपर डेट देख ली, हमने कंपनी के रेवेन्यूज देख लिया। अगर ये दोनों चीजें डिसेंट है, डिसेंट लेवल पे, अब मैं देखूंगा कंपनी ने जो भी रेवेन्यू जनरेट करा है उसमें से उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है। ओके ठीक है ना, कि ऐसा तो नहीं है कि सारा का सारा खर्चों में ही जा रहा है। अच्छा, अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी डिसेंट है, सिर्फ बिलिंग ही हो रही है फॉर द सेक ऑफ बिलिंग हो रही है, पता चला कि थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इनकम है बट आप घर कुछ भी नहीं ला पा रहे हैं, तो दैट मींस देयर इज सम प्रॉब्लम इन द बिजनेस। फेक बिलिंग, फेक बिलिंग की बात नहीं है सर। मैं कंपनी पे शक बिल्कुल नहीं करता हूं सर। आई डोंट बिलीव मच इन डाउटिंग द कंपनी दैट आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन। मैं सिर्फ डेटा को समझने की कोशिश करता हूं, एंड दैट इज वर्कड आउट वेल फॉर मी। तो मैं अगर कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन अच्छा नहीं है, मुझे ये समझ में आता है कि कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम है। वो बेचारे कोशिश कर रहे हैं,
मैं प्रमोटर को पूरे पॉइंट्स देता हूँ यहाँ तक कि अच्छा। वो कोशिश कर रहा है बेचारा, लेकिन कुछ ना कुछ बिजनेस मॉडल में ऐसी प्रॉब्लम है कि नेट प्रॉफिट नहीं बना पा रहा है, नेट प्रॉफिट क्यों नहीं निकाल पा रहा, खर्चा कहाँ हो रहा है, सेल्स तो बहुत कर रहा है, सेल्स तो बहुत कर रहा है, तो Right. अगर नेट प्रॉफिट मार्जिन भी हो, दैट इज थर्ड डील ब्रेकर फॉर मी। राइट। ठीक है ना सर। यहाँ से अब कुछ मेरे सेमी डील ब्रेकर शुरू होते हैं, ये 3 तो प्रॉपर डील ब्रेकर, इनके बिना तो आप आगे जाओगे ही नहीं। जाऊंगा ही नहीं मैं। उसके बाद फिर मैं ये देखूंगा कि कंपनी का डेफिनेटली जो रेवेन्यू ग्रोथ है, अगर कुछ है या नहीं है, कम से कम ग्रोथ ना भी हो तो स्टेबल हो। उसके बाद मैं देखूंगा कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स कितने हैं, कंपनी का एबिटा कितना है, कंपनी कुछ डिविडेंड, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे डिविडेंड, लेकिन हाँ जब आप देखते हो फाइनेंशियल स्नैपशॉट तो आपकी नजर उस पर जाती है कितना है कंपनी का पी रेशियो, फाइनली आप देखते हैं कि क्या है उसका, कंपनी की वैल्यूएशन का आपको पता चलता है कि मार्केट उसके हर रुपए की ईपीएस के लिए क्या वैल्यू देने के लिए तैयार है, तो वहां से हाँ आपको वो दिखाई देता है वहां से। और अगर ये सारी चीजें एक कंफर्ट जोन में मेरे आ जाती हैं, अब यहां से मेरी असली लड़ाई शुरू होती है। ये तो मुझे देखने में 5 मिनट लगते हैं, ठीक है, यहाँ से मेरी असली रिसर्च शुरू होती है। अब मैं कंपनी के अंदर घुस जाता हूँ। ओके, अब मेरे पास अभी आपने शॉर्टलिस्ट कर ली है कंपनी? अभी सिर्फ मैंने शॉर्टलिस्ट करी, जिसको करने में आपको या मुझे हार्डली 2.5-3 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे, क्योंकि फाइनेंशियल स्नैपशॉट आप किसी भी वेबसाइट पे जाइए सामने दिखाई देता है आपको। अब तो यहाँ से इन्वेस्टर को इंटरप्ट कर रहा हूँ, इन्वेस्टर को ये देखना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से देखना चाहिए सर। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आपके लिए आपकी घंटी बज जाएगी, क्योंकि जहां तक कंपनी रिजेक्ट हो रही है आप बहुत खुश हैं, जहां कंपनी आपकी शॉर्टलिस्ट हुई आपकी अब असली मेहनत अब आपकी शुरू होती है, अब काम शुरू होता है। अब आप कंपनी के अंदर घुसेंगे, अब आप कंपनी की सारी एनुअल रिपोर्ट देखेंगे, कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशंस देखेंगे, कंपनी के सारे प्लान्स देखेंगे, वो क्या कर रहा है, क्या प्रोडक्ट बनाता है, हर प्रोडक्ट की आप ग्लोबल एंड डोमेस्टिक मार्केट में क्या प्रोजेक्टेड CAGRs है, कहाँ वो इस्तेमाल होते हैं, जिन एंड यूजर कंपनीज में या जिन एंड यूजर्स में वो इस्तेमाल होते हैं उस कस्टमर बेस की ग्रोथ कितनी है, कहाँ का इनकी रेवेन्यू कॉन्सेंट्रेशन है, कहाँ का इनकी क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, अगर कुछ एक्सपेंशन प्लान है, पहले कुछ अनाउंस हुए हैं तो क्या वो कार्यान्वित हुए हैं, प्रमोटर्स झूठ तो नहीं बोलते, अगर बोलते हैं तो कितनी फ्रीक्वेंटली बोलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि नहीं कोई चीज हो पाई उन्होंने कहा, और फिर वहां से आपका पूरा ये फ्लो चलना शुरू होता है। सारी बातें बताना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इस पॉडकास्ट की तरह ही जब आप चलना शुरू करते हैं तब आपको बहुत सी चीजें मिलती चली जाती हैं। इसके लिए आप गूगल पे उस पर आर्टिकल्स देख सकते हैं, काफी सारे आर्टिकल्स फ्री होते हैं जिसको आप देख सकते हैं। मतलब पूरा चेन ऑफ एनालिसिस है, आप कहना चाहेंगे रैंडमली आपने कोई स्टॉक इसलिए चूज नहीं करा है कि वो स्मॉल कैप नहीं या अभी मार्केट में आई है, इस डील ब्रेकर में मैं या मैंने 10 चूज कर लिए हैं, कोई तो मल्टी बैगर बन जाएगा, नहीं, ऐसे आप चूज नहीं करते हैं। नहीं, वो पैरेट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ। इसमें एक डील ब्रेकर मैं आपको बताना भूल गया शुरू में, जो सबसे पहले डील ब्रेकर मिले तो वो होती है मेरे लिए मार्केट कैप, क्योंकि मैं एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हूं, तो मैं एक पर्टिकुलर मार्केट कैप की रेंज में ही कंफर्टेबल रहता हूं। आप मुझसे कहेंगे 50,000 करोड़ की कंपनी की मार्केट वो देख लो, तो मेरे को रिसर्च मेरी समझ ही नहीं आएगा, राइट, तो मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, मैं इसको कैसे एनालाइज करूं। हाँ, अगर उसी कंपनी की मार्केट कैप 2,000-3,000 करोड़ है तो मैं उसको, फिर मेरा दिमाग चलना शुरू हो जाता है। और लोअर थ्रेशोल्ड क्या रखते हैं आप, उससे नीचे में नहीं देखना है? जनरली सर 500 to 1,000 करोड़, 500 करोड़ के नीचे में जाना इसलिए वो प्रेफर नहीं करता क्योंकि मेरे लिए वो क्लाइंट्स को देना भी मुश्किल हो जाता है, उसमें लिक्विडिटी प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, SME कंपनीज हो जाती हैं। मतलब 1,000 करोड़ के ऊपर ही आप देखना ऐसा कुछ नहीं है सर। इफ देयर इज अ कंपनी व्हिच इज वेरी प्रॉमिसिंग और मुझे जो आपके उन पैरामीटर्स पे खरी उतर रही है, खरे उतर रही है और सब उतर रहा है, तो आई एम ओके विद इट। एंड व्हाट अबाउट अ मैनिपुलेशन, जो मेरा सेकंड पार्ट था कि अगर छोटी कंपनी है, प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा है जी, फेक बैलेंस शीट्स हैं, फेक प्रॉफिट एंड लॉस हैं, ये इस तरीके की चीजें, फेक आपको पता है इन्वेंट्रीज भी क्रिएट होती हैं, ओवर इनवॉइसिंग भी होती हैं। एक क्वेश्चन पूछूं सर? हाँ, आप मुझे 2 छोटी कंपनीज के नाम बता सकते हैं जहां पे ऐसा हुआ हो? नहीं, ये तो मेरा आपसे सवाल है। नहीं बता पाएंगे ना सर? हाँ। 2 बड़ी कंपनीज के नाम बता सकते हैं सर जहां पे ये सब हुआ हो? नहीं, ये तो प्रैक्टिस चलती है, न्यूज आती रहती है हम लोग पर। सत्यम आपने सुना होगा सर, हाँ, येस बैंक का स्कैम आपने सुना होगा, जी जी, जेपी ग्रुप का आपने सुना जी। होगा, ये सब बड़ी कंपनीज थी सर। जी बिल्कुल ठीक लेकिन छोटी कंपनीज को ढूंढना मुश्किल होता है। ऐसी छोटी कंपनी में एक ही रिस्क होता है, या किसी भी कंपनी में एक ही रिस्क होता है। देखिए, मेरा एक्सपर्टीज ऐसा नहीं है, मैं आपको बोलूंगा, मैं उसी, आपका जो क्वेश्चन है ना बहुत जेन्युइन है, और जहां ये लोग, जितने लोग सुन रहे हैं ना, उनके दिमाग में ये आता है छोटी कंपनी मतलब चोर है। हाँ, दिस इज व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, छोटी और बड़ी कंपनी का दोनों का बताता हूँ। सिर्फ सबसे बड़ा पॉइंट जो होता है, अगर प्रमोटर झूठ बोल रहा है, अगर प्रमोटर झूठ बोल रहा है तो कुछ नहीं हो सकता, then it is gone, it's a gone case। ना वो बात आपको पता चलेगी ना मुझे पता चलेगी, मैं और आप प्रमोटर से मिल भी आएंगे, वो हमें सारी हरी हरी समझा के भेज देंगे, रोजी पिक्चर दिखाएंगे। व्हाट हैपेंड इन सत्यम सर, एक दिन उनके चेयरमैन ने खड़े होकर बोला, निफ्टी
निफ्टी निफ्टी की कंपनी थी सर। राइट, अब आप बताइए, सारे वॉच डॉग्स उसके पीछे लगे हुए हैं, हाँ। सारे डिस्क्लोजर जा रहे हैं, वो खड़े होकर बोलता है सब झूठ है भैया। राइट राइट राइट। तो इसीलिए सर जो मेरा पहला पॉइंट था, डाइवर्सिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितनी अच्छी रिसर्च कर लीजिए, फाइनली वो एक बोर्ड रूम है जिसके अंदर सारे डिसीजंस हो रहे हैं, जिसका किसी को कंट्रोल नहीं है और जानकारी भी नहीं है, जानकारी नहीं, और किसी लेवल पे नहीं ला सकते आप उससे जानकारी को। राइट। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो फेक चीजें, जो गलत चीजें हैं, वो बड़ी कंपनियों में ज्यादा प्रिविलेज है। इसको इग्नोर कर दीजिए सर। नहीं, मैं ये नहीं, बिल्कुल नहीं कहा मैंने। हाँ। मैंने कहा इसको इग्नोर कर दीजिए। रीजन बताता हूँ। मल्टी बैगर इन्वेस्टिंग जो हमने शुरू करा टॉपिक, तो एक स्टॉक है, सपोज हम उसे ग्रोथ को एक्स में लेते हैं, 1x 2x 3x, ठीक है ना। अब आपने उसमें एक्स इन्वेस्ट कर रखा है, राइट। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लॉस यू कैन हैव? एक्स। राइट। व्हाट इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यू कैन हैव? 10x 15x 20x, दैट इज व्हाट यू हैव टू लुक फॉर। तो आपके पोर्टफोलियो अगर वेल डाइवर्सिफाइड है, वेल रिसर्च्ड पोर्टफोलियो है, ये फिर स्पेकुलेशन नहीं है। नहीं, यही मैं आ रहा हूं। अगर आपको पोर्टफोलियो वेल डाइवर्सिफाइड है, वेल रिसर्च्ड है, हाँ। जो आप रिसर्च अपनी समझ के हिसाब से कर सकते थे, मैक्सिमम लॉस दैट यू विल हैव इन एनी कंपनी विल बी एक्स, बट मैक्सिमम गेन दैट यू कैन हैव, सर मेरे अपने पोर्टफोलियो में देयर आर स्टॉक्स व्हिच हैव मल्टीप्लाइड 70 टाइम्स। नाउ अगर आपके पोर्टफोलियो के 20% स्टॉक्स मान के चलिए वो नहीं चलेंगे, वो फेक निकलेंगे, कंपनी इन स्पाइट ऑफ ऑल थिंग्स नहीं चलेगी, मैं नहीं कह रहा प्रमोटर चोर था। 50% ऐसे होंगे स्टॉक्स जो आपकी एक्सपेक्टेशन जैसे चलेंगे, 5-6 गुना 7 गुना 8 गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अगर आप उसे टाइम देते हैं। टाइम इज 5-7 ईयर्स। और 20-30% स्टॉक्स ऐसे होंगे सर जो आपकी हर एक्सपेक्टेशन को एक्सीड कर जाएंगे, वो बनेंगे 30 बैगर्स, 40 बैगर्स, 50 बैगर्स। यहां पे सारा गेम शुरू होता है, यहां से आपका पोर्टफोलियो पुल अप होना शुरू। तो आपका जो स्टॉक गिरा वो आपको नुकसान कभी नहीं करेगा, उतना ही 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए जो आपने लगाए थे मैक्सिमम वो लेके जाएगा। उसके पीछे मत भागिए, उसको मत सोचिए, उसको इंपॉर्टेंस मत दीजिए। इंपॉर्टेंस उसको दीजिए जो भाग रहा है। तो क्या वेटेज बनाते हैं बास्केट का? मैं सेगमेंट वाइज पूछना चाहूंगा, अभी सेक्टर वाइज नहीं पूछ रहा हूं मैं आपसे, सेगमेंट वाइज पूछ रहा हूँ। स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। मैं सर आई एम अ प्योर स्मॉल कैप इन्वेस्टर। मेरे पोर्टफोलियो में कोई मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स नहीं है, तो आई एम अ प्योर स्मॉल कैप इन्वेस्टर। नहीं है ये? नहीं, रिस्क मिटिगेशन के भी मैं आपको तरीके बता दूंगा, ठीक है ना। हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है आप मेरे सारे सीक्रेट्स यहाँ निकलवा लोगे। ठीक है। तो देखिए, आई एम अ प्योर स्मॉल कैप इन्वेस्टर। उसके लिए जो यू आर हैप्पी विद दैट? I am loving it, sir. I don't have any. I don't see any other way to go. चलिए मैं स्मॉल कैप में एक सीक्रेट आपसे जानना चाहूंगा। आप क्या स्मॉल कैप में वैरायटी की बात करते हैं, स्मॉल कैप में भी लिमिटेड स्टॉक्स की बात करते हैं? अभी आपने 3 सेगमेंट से, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप से आ गए। आपने एक सीक्रेट बता दिया कि आप तो सिर्फ स्मॉल कैप के ही खिलाड़ी हैं, आप मिड कैप और लार्ज कैप जाना ही नहीं चाहते। हर आदमी का एक अंडरस्टैंडिंग होता है सेगमेंट को लेके भी, इंडस्ट्री को भी लेके। अब मैं स्मॉल कैप पे आ गया। अब स्मॉल कैप में क्या आप सोचते हैं कि इसमें कितना डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए? या कई बार डाइवर्सिफिकेशन, मैंने कहीं पढ़ा है, डाइवर्सिफिकेशन आपके रिटर्न्स को बहुत लिमिट कर देता है, क्योंकि आप डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में 20 स्टॉक्स में घुस जाते हैं और उसमें 5 स्टॉक बहुत बुरे होते हैं। सिर्फ आपको डाइवर्सिफिकेशन करना होता है तो आप चले जाते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन वीजा विज स्मॉल कैप, इसको आप कैसे एवेल्युएट करते हैं और कैसे आप गेम प्लान बनाते हैं इसके ऊपर? सर देखिए, डाइवर्सिफिकेशन एक तो होगा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और उसके सामने होगा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। ये 2 चीजें आपस में रहती हैं। तो जितने बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद वो कहते हैं, जैसे वॉरेन बफेट कहते हैं, डाइवर्सिफिकेशन इज फॉर फूल्स। बट अगर आप उनका खुद को देखोगे तो उन्हें 60-70 कंपनियों में इन्वेस्टमेंट्स हैं। राइट। उनकी अपनी कंपनियां बहुत सारी हैं। म्यूचुअल फंड्स अगर आप देखोगे दे होल्ड मेनी कंपनीज, एक फंड के अंदर बहुत सारी कंपनी। डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड्स यू स्टेबिलिटी। एक रिटेल इन्वेस्टर जो स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग अगर शुरू कर रहे हैं, रिटेल इन्वेस्टर मैं मानता हूँ 5-10 करोड़ तक मैं रिटेल इन्वेस्टर ही मानता हूँ। हालांकि हम 50 लाख क्योंकि सर ये मार्केट बहुत बड़ा है। 50 लाख के बाद हम चेन्नई क्लाइंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। राइट। बट जो रहते सब रिटेल इन्वेस्टर्स ही हैं। राइट। ठीक है ना। उसके बाद आप आते हो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में, जहां आप फिर 100-200 करोड़ रुपए एक कंपनी में लगाना का सोचा। राइट। तो एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए अपने रिस्क को मिटिगेट करना, कैपिटल प्रिजर्वेशन करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए एक अच्छी रिसर्च पोर्टफोलियो होना बहुत जरूरी है। डाइवर्सिफिकेशन इसलिए जरूरी है बिकॉज अगर आपने सारा पैसा सत्यम में लगाया होता तो डूब गया होता। येस बैंक में लगाया होता 400 रुपए से 5 रुपए आ गया था शेयर, डूब गया होता। जेपी ग्रुप पे जितना कमीशन एक टाइम पे जाता था उतने रुपए का शेयर नहीं रहा और आज वो भी खत्म हो गया। तो इसलिए आप कुछ भी करके आप कॉन्सेंट्रेटेड अच्छा पोर्टफोलियो नहीं बना सकते। टीसीएस 50% पे आ गया।
आईटी स्टॉक्स की जो पिटाई हुई है, और 5 हैवी वेट्स आईटी हैवी वेट जो कि इंडेक्स के अंदर है, उनकी जो पिटाई हुई है वो सबने देखी है। नहीं तो कितना डाइवर्सिफिकेशन, नंबर ऑफ शेयर्स में मैं एक प्रैक्टिकल सवाल पूछ रहा हूँ। मैं रिकमेंड जो करता हूँ कि नॉट मोर देन 4% इन एनी स्टॉक। तो अच्छा, आपके 25 स्टॉक्स आप बोल रहे हैं, मिनिमम 25 स्टॉक होने चाहिए। मैक्स कितने होने चाहिए? मैक्स तो होता कैसे, जब आप इन्वेस्टिंग करते रहते हैं तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं ओवर अ पीरियड टाइम, साल 2 साल बाद आपके जो 3x 4x होने शुरू हो जाते हैं, उनमें से आप पार्शियल या कंप्लीट प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर देते हैं। अब कोई स्टॉक है जो आपका डबल हो चुका है, ट्रिपल हो चुका, अब वो आपके पोर्टफोलियो में आप उसे काउंट नहीं कर सकते। ओके, अब आपका वो एक्टिव स्टॉक नहीं है, दैट इज नो लॉन्गर एन एक्टिव स्टॉक, वो अपना टारगेट अचीव कर चुका है, तो निकल जाना चाहिए। आप निकल रहे हैं या नहीं निकल रहे, दैट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन एट दैट टाइम। ऐसा नहीं कि निकल जाना चाहिए। जैसे कि मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये रहता है सभी के लिए कि भाई जब 3x आपका कोई स्टॉक हो जाए तो एटलीस्ट अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लो। ओके, फिर 5 to 7 टाइम्स जब होता है 30-40% और बेच दो, बाकी 10x के लिए छोड़ दो उसको। और उसके अलावा हम देखते रहेंगे बीच में कंपनी में कोई चेंजेस हो रहे हैं, सेक्टर में कोई अच्छी वो आ रही है न्यूज, तो रुक भी सकते हैं थोड़ा सा, वो भी करा जा सकता है। तो अगर आप डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो आप अपने आप को एक बहुत सेफ जोन में ले आते हैं। उसके बाद कुछ स्टॉक्स आपके ऐसे होंगे जो मल्टीबैगर बनने शुरू हो जाएंगे, आप प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देंगे। जब आप प्रॉफिट बुक करोगे उस पैसे को कहाँ लेके जाओगे, नए स्टॉक में। तो अगर आप रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो एक टाइम तो ऐसा है आपके पोर्टफोलियो में 100 से भी ज्यादा स्टॉक्स हो जाएंगे, बट दे आर नॉट ऑल एक्टिव। ओके, आप प्रॉफिट भी बुक करते चल रहे हैं। आप अपने पोर्टफोलियो की ग्रोथ देखिए, आपने कितने रुपए से पोर्टफोलियो शुरू करा था, उसकी क्या नेटवर्थ थी 5 साल पहले, और आज उसकी क्या नेटवर्थ है, बजाय उसमें नंबर ऑफ स्टॉक्स गिने। फिर क्या होता है सर, आप जब ये सब करते रहते हैं, एक टाइम ऐसा आता है आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी डीप हो जाती है इस सेगमेंट की, इस स्मॉल कैप सेगमेंट की, और उसमें तो ये जो सवाल हैं डरने वाले खत्म हो जाते हैं। देन यू कैन बी अ लिटिल मोर एडवेंचरस। आप क्या कर सकते हो, बजाय इसके कि मैं पूरा पोर्टफोलियो 4 स्टॉक्स में कॉन्सेंट्रेट कर दूं, मैं कुछ स्टॉक्स में अपनी वेटेज बढ़ा सकता हूं। अच्छा, मैं सपोज एक स्टॉक में 1 लाख रुपए, बस एक आर्बिट्री फिगर ले रहा हूं, है ना, कम या ज्यादा के उससे नहीं आंक रहा हूं इसको, सिर्फ एक फिगर ले रहा हूं एग्जांपल के लिए। अगर मैं 1 लाख रुपए एक स्टॉक में इन्वेस्ट करता था, 5 साल बाद मेरा पोर्टफोलियो अब बढ़ चुका है, कई गुना हो चुका है, तो अब मैं ऐसा करूंगा, भाई ये 10 स्टॉक्स मुझे अच्छे लग रहे हैं, इन 10 स्टॉक में मैं 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट करूंगा, बाकी सब मैं आज भी 1 लाख ही करूंगा। राइट राइट राइट। फिर यहां से आपकी कॉन्सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट शुरू होगा, यहां से आपकी मैच्योरिटी शुरू होगी, और यू विल मैच्योर एज एन इन्वेस्टर, और आप ज्यादा अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे इस तरह के कंसंट्रेशन के। तो एक ये जर्नी है आप कहना चाह रहे हैं, टाइम ही आपको बताएगा, और आपका स्टॉक का क्या रिटर्न आ रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये आपको एक दिशा देगा कि कितना वेटेज किस में बढ़ाना है और कब निकलना है। कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है। नहीं। अच्छा, लेकिन ओवरऑल आपने जो बताने की कोशिश करी, एक ही दिन होता है, एक ही टाइम होता है, एक ही एक्सचेंज होती है, राइट, एक ही कंपनी होती है, हाँ, एक ही प्राइस होती है, राइट। एक आदमी उसे खरीद रहा होता है, एक बेच रहा होता है, फिर दोनों को लगता है सही कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ना सर, यहाँ सिर्फ परसेप्शन पे चलता है ये पूरा कुछ। आप क्या परसीव कर रहे हैं, आपको क्या लगता है स्टॉक यहाँ से ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा तो क्यों जाएगा, नहीं जाएगा तो क्यों नहीं जाएगा। दिस इज ऑल योर रिसर्च, ऑल योर थॉट प्रोसेस, जो डिसाइड करेगा कि आप क्या एक्शन वहां लेने वाले हैं। नहीं तो इसमें एक सवाल और भी है, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि एफ&ओ ट्रेडिंग को तो छोड़ दीजिए, अगर आप इन्वेस्टिंग भी कर रहे हैं तो आपको बहुत विजिलेंट, बहुत सिंसियर रहना पड़ेगा, बहुत चीजों को समझना पड़ेगा, और आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कब एग्जिट करना है। क्या एग्जिट प्लान होता है आपके मल्टीबैगर स्टॉक्स में या नहीं होता? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इसमें विजिलेंस या सिर्फ मैं एंट्री कर ली, अब मैं 5 साल 7 साल देखूंगा? इसमें विजिलेंस इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है। जब आप रिसर्च लेके बैठते हैं वो टाइम थोड़ा सा पेनफुल होता है, क्योंकि आपको पढ़ाई करनी पड़ती है ना। वो यहाँ पे वो जैजी चार्ट्स नहीं है, यहाँ वो कैंडल स्टिक्स नहीं है, कुछ नहीं है, या तो यूट्यूब वाले बाबा, क्रिप्टो वाले बाबा, वो सब चल नहीं पाएगा सर। हाँ, मतलब अच्छा, नहीं बचे या जाए उनके पास, वो मेरा वो नहीं है। हाँ, और आपको खुद से एनालिसिस करनी पड़ेगी। अब ये कहना चाहता हूं, आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ेंगे, समझना पड़ेगा कि ये जो प्रोडक्ट है कहाँ जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, तो वो थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो क्या फ्रीक्वेंसी आप समझते हैं कि मुझे उस स्टॉक के बारे में पढ़ना चाहिए, रोज पढ़ना चाहिए, रोज गूगल पे लिखना चाहिए एबीसी स्टॉक XYZ, बिल्कुल, या कितनी फ्रीक्वेंसी? एक बार पढ़ के इन्वेस्ट कर लिया, प्रैक्टिकल सवाल में पूछ रहा हूं आपने एक बार समझ के इन्वेस्ट, मैं टाइमर क्या लगाऊं अपने मोबाइल में या अपने टास्क में? 5 साल लगाइए। नहीं, 5 साल को तो मेरा होराइजन है। हाँ। मैं कितनी फ्रीक्वेंसी में उस स्टॉक के बारे में पढ़ूं, मैं ये सवाल कर रहा हूँ। क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, हर 3 महीने में एक बार उसका रिजल्ट देख लीजिए। अगर 3 महीने में रिजल्ट में आपको कोई भी, ये मैं बता एक मोटी सी बात बता रहा हूँ, रोज नहीं देखना है मुझे। अरे रोज देखेंगे सर, फिर क्या फायदा, क्या हुआ इन्वेस्टिंग? नहीं, हमारी हैबिट है ना रोज अपना पोर्टफोलियो चेक करना। नहीं सर, अब आप 3 महीने के जो क्वार्टरली रिजल्ट आता है
उसको एक बार देखिए, अगर आपको लगता है रिजल्ट सब ठीक है, इनलाइन चल रहा है, इट्स ओके। आप थोड़ा बहुत उसके साथ ही इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन वगैरह भी आती है, देख लो आप, अगर मन है तो। और अगर आपको लगता है कोई भी बहुत बड़ा पॉजिटिव नेगेटिव चेंज हुआ है उस रिजल्ट में, तो थोड़ा सा डीप डाइव कर जाइए उस कंपनी में, राइट, थोड़ा सा और देख लीजिए। फिर आपका जो बात रही कि टाइम होराइजन क्या है, तो या तो 5 साल है, या आपके टारगेट्स अचीव होने शुरू हो जाए 3x 5x 10x। मैं उस पे बाद में आऊंगा, उस सवाल पे बाद में आऊंगा, होराइजन क्या होना चाहिए। मेरा पेन पॉइंट ये समझना था कि जो इन्वेस्टर है जिसने स्टॉक ले लिया, अब वो तो दिन भर उसको रिफ्रेश करता रहता है, अगर कि अभी क्या मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू है। तो आप स्मॉल कैप में या मिड कैप में ये कहना चाह रहे हो कि 2-3 महीने में जब उसका क्वार्टरली रिजल्ट आता है या कोई बड़ा अनाउंसमेंट आता है, कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट आता है, तभी उसको ध्यान देना है, उसको रोज उसको गूगल करके उसके बारे में देखने की जरूरत नहीं है। सर रोज क्या मिलेगा उसको? नहीं, ये हमारी जनरल मेंटालिटी है, ट्रेडिंग में आप देखते हैं। आपने एक वीडियो में मिडिल क्लास ट्रैप की बात की है जी, ये थोड़ा सा समझाएंगे ये क्या है? मिडिल क्लास ट्रैप यही है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, द ल्यूर टू गेट रिच क्विकली। देखिए स्टॉक मार्केट में क्या होगा, तो रिच तो हो जाते हैं क्विकली, लोग महीने में पैसा डबल कर रहे हैं। आप यूट्यूब और टेलीग्राम ट्विटर पे जाओ, 15 दिन में कैसे 1 लाख से 1 करोड़ बनाए, इसकी वीडियो भरी पड़ी है। तो आप कैसे, मतलब कैसे, ऐसा नहीं होता नहीं है क्या, बनते नहीं है लोग क्या? मतलब सर स्टॉक मार्केट में अगर आप धीरे धीरे चलेंगे तो हो सकता है 15 साल में 20 साल में आप अपना टारगेट अचीव कर जाएं, करोड़पति अरबपति जो भी आप बनना चाहते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर इनिशियल कैपिटल, ठीक है ना। और अगर आप जल्दी चलेंगे तो वही काम 40 साल में होगा। अच्छा, तो अगर आप जल्दी डबल करना चाहते हैं तो वही काम तो और ज्यादा देर लग जाएगी, क्योंकि ये नई बात बता रहे हैं आप। हाँ देखिए, मतलब सारे उन लोगों को नहीं सर, वो जानते होंगे कुछ ऐसा जो मैं नहीं लोगों को बिल्कुल काउंटर कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मैं ट्रेडिंग को नहीं समझता, मैं ट्रेडिंग को नहीं समझता। और मैं इन्वेस्टिंग के साथ इसलिए खुश हूँ क्योंकि कुछ शुरू में आपको शायद बोरिंग लगेगी। चलिए हम गलत अभी पॉइंट पे चले गए। मेरा सवाल, आई एम कमिंग टू बैक टू माय क्वेश्चन, कि ये आपने एक वीडियो में मिडिल क्लास ट्रैप की बात करी, ठीक है, उसको थोड़ा सा समझाइए हमारे दर्शकों को कि ये क्या है पहले तो, और उससे निकलें कैसे, इंपॉर्टेंट ये है। और क्या जो मिडिल क्लास है, क्या वास्तव में उसको पता है कि कोई ट्रैप है भी कि नहीं है? मुझे तो लगता ही नहीं है कोई ट्रैप है। नहीं सर, मुझे लगता है मैं पैसे कमा रहा हूँ, ईएमआई भर रहा हूँ, जिंदगी चला रहा हूँ, फिल्म देख रहा हूँ, रेस्टोरेंट में पैसे खर्च कर रहा हूँ, बाहर जा रहा हूँ। दिस इज ऑल अबाउट माय लाइफ। दिस इज द ट्रैप, क्योंकि आप उस एक साइकिल में, कंफर्ट जोन में फंस चुके हैं। ट्रैप क्या होता है? कंफर्ट जोन होता है, एक पिंजरा जिसमें आप बंद हो जाते हैं, आपको खाना पीना मिल रहा है और आपको पता नहीं है पिंजरा है, और आपको पता नहीं है, ठीक है। इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है सर, इन्वेस्टिंग। आप 100 रुपए कमाइए, आप 100 करोड़ कमाइए, वो कोई दिक्कत नहीं है, मेहनत करिए, जो मिलेगा जरूर मिलेगा आपके काबिलियत के हिसाब से और उसके हिसाब से जो भी आप सोसाइटी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने स्किल के हिसाब से, आपको जरूर मिलेगा। लेकिन उस पैसे को अगर आपने तिजोरी में बंद कर दिया तो तिजोरी में कभी पेड़ का झाड़ नहीं उगता, वो झाड़ उगता है सिर्फ इन्वेस्टिंग मार्केट में। आप म्यूचुअल फंड में जाना चाहते हैं, वहां चले जाइए। आप स्टॉक्स में आना चाहते हैं, स्टॉक्स में आइए। आप कुछ नहीं समझ में आता, इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दीजिए, लेकिन उसे किसी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में लगाइए जो वो आपका मुकाबला एक दिन कर सके। आज नहीं करेगा वो मुकाबला, ये भी दिमाग से निकाल दीजिए कि आज मैंने पैसा वहां डाल दिया और फिर मैं इसे रोज रिफ्रेश करके वही देखता रहूंगा तो एक दिन ये मुझे चांदी, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। 5-10 साल कुछ नहीं होगा, लेकिन 5-10 साल के बाद आपको दिखाई देगा कि आपके पैरेलल एक और विकास गुप्ता, एक और राघव कुमार खड़ा हुआ है। जो आपने एक बीज बोया था आज से 10 साल पहले, आज उसका 10% 15% कंपाउंडिंग जो चल रही है वो इस लेवल पे पहुंच चुकी है कि वो आपकी करंट इनकम से भी ज्यादा हो चुकी है। नाउ देन अगर ये आपने अचीव कर लिया, अब आप इस ट्रैप से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि आपने वेल्थ क्रिएशन जर्नी को डिकोड कर दिया। और जब तक आप इसी ईएमआई भरिए, घर खरीदना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस बात में बिल्कुल भी नहीं करता कि किराए के घर में नहीं। बहुत सारे लोग, मैं आपको बहुत सारे इंडिया के सो कॉल्ड टॉप इन्फ्लुएंसर कहते हैं कि घर खरीदना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, रेंट इतना होता है और घर की ईएमआई इतना ज्यादा होती है। सॉरी टू से, मेरी अंडरस्टैंडिंग है और गलत हो सकती है, शायद उन्हें घर की वैल्यू नहीं पता है जी। तो वो एक पॉइंट है, वो आपने अच्छा पॉइंट, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि घर खरीदना चाहिए। सर घर, मुझे लगता नहीं कि घर खरीदने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ आदमी की लाइफ में हो सकता है। बड़ा ही आप अगेंस्ट द एस्टेब्लिश्ड नॉर्म, सो कॉल्ड एस्टेब्लिश्ड बाय टॉप इन्फ्लुएंसर कि घर खरीदना तो बहुत ही गलत है। मतलब मेरा ऐसा मानना है सर। हाँ, नहीं, मेरा भी मानना है, मैं इस बात में मैं ओपिनियन या व्यू नहीं देना चाहूंगा। घर खरीदना एक फीलिंग है और फीलिंग की बहुत इंपॉर्टेंस है। पैसे बचा के भी क्या करोगे अगर आपके अंदर अच्छी फीलिंग नहीं है। घर जो है वो भी एक प्रॉपर्टी है,
वो एक फिक्स एसेट है। अप्रिशिएट नहीं भी कर रही तो क्या हुआ? वैसे तो अपना घर है, फिक्स एसेट अप्रिशिएट ना करे ऐसा हाँ। होता नहीं है। कम स्टॉक्स भी अप्रिशिएट नहीं करते। मतलब घर तो घर है, घर हाँ। को लेट अस कीप घर आउट ऑफ इट, हाँ है ना। घर को किसी चीज से ना कंपेयर करें। तो हाँ। आप खरीदिए, घर भी खरीदिए, ईएमआई भी भरिए, पिक्चरें भी जाइए, मोबाइल्स भी खरीदिए, सब करिए, हाँ। लेकिन अपनी इनकम का एक हिस्सा इन्वेस्टिंग को डेडिकेट हाँ, करिए। तो इसी को मैं थोड़ा और समझना चाह रहा हूँ कि आपने कहा मिडिल क्लास ट्रैप, उससे निकलना चाहिए। मेरा एक सिंपल कोई आप मुझे एक फॉर्मूला बता सकते हैं जिससे मैं ये जान जाऊं मैं कि मैं मिडिल क्लास ट्रैप में हूं? कैसे मैं आइडेंटिफाई करूं? पहले तो मैं ये मानता ही नहीं हूं कि मैं ट्रैप में हूं। तो आप मुझे छोटा सा कोई आप अपना ट्रिक बताइए कि मैं ये देखूं कि मैं कितना कमा रहा हूं, कितना खर्च, कुछ इस तरीके का मुझे एक फॉर्मूला बताइए। आप अपने लिक्विड एसेट्स की ग्रोथ को देख लीजिए। अच्छा, लिक्विड एसेट्स की, घर क्योंकि फिक्स एसेट है तो लिक्विड नहीं है, राइट, बट आप अपने लिक्विड एसेट्स की ग्रोथ को देखिए कि वो कहाँ पहुंचे हुए हैं। ठीक है, क्या वो आपको फ्री कर सकते हैं? क्या आज आपका मन नहीं है काम करने का, ठीक है, और आप काम ना करें कि 3 महीने 4 महीने में काम नहीं करना चाहता, तो क्या आपके लिक्विड एसेट्स बिना डेप्रिशिएट हुए, बिना अपने प्रिंसिपल वैल्यू में कम हुए आपको सपोर्ट कर सकते हैं? ओके, अगर वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं आपके अपने मनपसंद टाइम ड्यूरेशन तक, राइट, यू आर आउट ऑफ दैट ट्रैप। ओके, देखिए, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट, देयर इज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ओके, आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे। हाँ। आप अपनी ईएमआई खुद भर सकते हैं। बैंक से लोन लेना इज नॉट फाइनेंस कि आप कर्जे में हैं। हाँ, हाँ, अगर आप अपनी ईएमआई खुद भर सकते हैं, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे, जब आप चाहे पिक्चर जा सकते हैं, एक वेकेशन पे जा सकते हैं, अपनी फैमिली को बाहर डिनर कर सकते हैं, यू आर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ओके, सो डोंट फोकस और डोंट रन आफ्टर फाइनेंशियल फ्रीडम। देयर इज नथिंग लाइक कि बीच पे बैठ के आप लैपटॉप पे बैठ के वो करेंगे, ऐसा नहीं होता सर। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ ध्यान दीजिए, जहां पे आप अपनी मर्जी से पैसे को स्पेंड कर सके अपनी हैसियत के हिसाब से। ओके, हर आदमी के पास मर्सिडीज होना जरूरी नहीं होता। राइट, 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 राइट। तो अगर हम देखते हैं ना, वीडियोस बहुत सारे देखते हैं, वो सबको मर्सिडीज ही दिला रहे हैं। सर, दूसरे की मर्सिडीज देख के अपनी साइकिल नहीं तोड़ी जा सकती। राइट, राइट, राइट। अच्छा, किसी को पहली सैलरी मिली हो 25-30 हजार और वो इन्वेस्टिंग शुरू करना चाहे, तो आप उसे क्या बताएंगे? और क्या उसको सबसे पहले मल्टी बैगर ही ढूंढने को बोलेंगे? नहीं, अगर आपको पहली सैलरी मिली है, पहली बार आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको इन्वेस्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता है, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा जाकर के निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर दीजिए। निफ्टी 50 के ETF भी मिलते हैं, म्यूचुअल फंड्स भी हैं जो इंडेक्स फंड्स हैं, आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। निफ्टी को मैं खरे सोने से भी बेटर मानता हूँ, क्योंकि गोल्ड का जो रिटर्न है, जो CAGR 8 to 9% है, निफ्टी का 12% है। राइट, राइट। तो निफ्टी भारत की इकोनॉमी से डायरेक्टली लिंक्ड है। भारत ग्रो करता रहेगा, निफ्टी ग्रो करती रहेगी। निफ्टी के बारे में बहुत लोगों को लगता है कि पैसिव है, पैसिव नहीं है। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज को बहुत एक्टिवली मैनेज करते हैं। राइट, नॉन परफॉर्मिंग कंपनीज रोज बाहर निकलती हैं, नई कंपनी रोज, मेरे ख्याल से सिर्फ 8-9 कंपनीज हैं जो शुरू से आज तक निफ्टी में, पूरा मैकेनिज्म है उसका, पूरा मैकेनिज्म है। तो निफ्टी में सबसे कम एक्सपेंस रेशियो में आप कर सकते हैं। निफ्टी में अगर आप घुस गए, निफ्टी में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया, आपने पहला कदम ले लिया, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा कदम अपने आप आएंगे। सारा रोड मैप तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन अगर आपको कुछ नहीं पता है, पहली सैलरी आपको मिली है, 25,000 रुपए की आपको सैलरी मिली, कुछ मत करिए, 2,500 रुपए जाकर के सिर्फ 10% एक निफ्टी में इन्वेस्ट कर दीजिए। उससे क्या होगा, एटलीस्ट आपके पास अब एक खाता खुल गया। अब मतलब आप मल्टी बैगर्स के इतने एक्सपर्ट, मैं बोलूंगा, इतने एडवोकेट्स करते हैं, उसको इतना सपोर्ट करते हैं, मानते हैं, बट नए इन्वेस्टर को आप बोलेंगे कि वो निफ्टी 50 या जो आप अगर वो बता रहे हैं 25,000 कमाते हैं हाँ। तो, लेकिन अगर नए इन्वेस्टर है, अगर वो 25 लाख कमाते हैं, हाँ, तो उसका कुछ पार्ट वो निफ्टी 50 में कर सकते हैं, कुछ स्टॉक्स में कर सकते हैं। सर, हमें जो हमारा अमाउंट है उस पर प्रैक्टिकलिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। राइट, राइट। तो बट एक लेवल के बाद जैसे आप फुली स्मॉल कैप में आ गए, तो ये स्टेज हो सकती है इन्वेस्टर की, डेफिनेटली होगी, स्टार्टिंग में नहीं। स्टार्टिंग में मतलब आप अपना व्यू को थोपना नहीं चाहते हैं, बहुत ही यहाँ पे रीजनेबल बात कर रहे हैं आप। हाँ, मतलब स्टार्टिंग में डिपेंड करेगा आप कितनी कैपिटल लेके यहाँ आ रहे, किस माइंडसेट के साथ यहाँ पे आ रहे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी यहाँ सब कुछ प्ले करेगी ना। अगर आपको चाहिए भाई मुझे रातों रात बनना है अमीर, तो आपको दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। फिर आपको राघव कुमार की जरूरत नहीं है, ना आपको स्मॉल कैप की जरूरत है, आपको तो किसी मंत्र तंत्र की जरूरत है जो आपको रातों रात अमीर बना दे। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यू लेकर आ रहे हैं, तो बेबी स्टेप से शुरू करिए ना। किसने कहा है सीधा जाकर के 100 की स्पीड पे गाड़ी चलानी है? आराम से शुरू करिए। राइट। तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के सपोर्टर रहे 5 से 7 साल, लेकिन इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर है उसका आप एवरेज अगर आप पीरियड देखेंगे कि वो स्टॉक में कितना इन्वेस्टेड रहता है, ये बड़ा ही डिफरेंट है। तो अगर आपसे कोई आकर कहे कि मुझे 6 महीने में रिजल्ट चाहिए, तो आप उससे क्या कहेंगे? क्योंकि देखिए, जो रिटेल इन्वेस्टर है, अगर उसका आप
किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग पीरियड देखेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, वो बहुत कम होता है, वो 5-7 साल नहीं होता है। नहीं होता सर। तो आपके पास कोई आता है और 6 महीने में रिजल्ट की बात करता है। तो मैं इन्वेस्टिंग के पर्सपेक्टिव से पूछ रहा हूँ, मैं स्टॉक्स नहीं पूछ रहा हूँ आपसे। तो आप उससे क्या कहते हैं और क्या समझ में आता है आप? उससे 2 ही बातें कह सकते हैं सर, नमस्ते रॉन्ग नंबर। ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता सर। 6 महीने में ना तो कोई अमीर बन सकता है ना कुछ बन सकता है। हाँ, अगर आप 6 महीने में अमीर बनना चाहते हैं तो अपने बिजनेस पे ध्यान लगाइए। क्या पता आपका बिजनेस इतना ग्रो कर जाए, आपका काम इतना ग्रो कर जाए। स्टॉक मार्केट वो सही जगह नहीं है। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग की जगह है, वहां चीजें स्लो होती हैं। पर 6 महीने में रिजल्ट की जगह नहीं है। 6 महीने में आने का चाहे आ जाए, गारंटी कुछ नहीं है। इतने सारे फॉलोअर्स हैं, इतने सारे ट्रोलर्स हैं, वो तो बोलेंगे कि राघव जी 6 महीने में रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट 6 महीने की जगह नहीं है। लेकिन हम तो बना के देते हैं, हम तो रोज का रिटर्न निकालते हैं, महीने में डबल करते हैं। सर हैट्स ऑफ। अपना एक्सपीरियंस बताइए, 20 साल में आपको लगता है कि हैट्स ऑफ टू दोस पीपल सर। बट हाँ, 6 साल से मैं यही बता रहा हूँ कि 6 महीने में पैसे डबल नहीं होते। एंड आई थिंक मेरी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है दैट इज प्रीटी कंफर्टेबल विद मी। नहीं, डेटा भी कहता है, एक डेटा है, इवन उसमें स्टैट्यूटरी चार्जेस, ब्रोकरेज का बहुत बड़ा हिस्सा एक डेटा कहता है। एनएससी खुद और सेबी सारे टर्मिनल्स पे खुद उसको मैंडेटरी चलाता है कि मोर देन 93% F&O ट्रेडर्स लूज मनी एंड ऑल दैट। वो एकदम डीमैट तो ये जितने भी ज्ञानी हैं इंटरनेट की दुनिया में, वो उन 7% लोगों में आ रहे हैं ना, मे बी, है ना? सर। अच्छा, वो बट एक और चीज भी है, उस 7% में कंसिस्टेंटली रहना। हाँ, अच्छा, वो लोग कंसिस्टेंटली उसमें साल उस 7% में काउंट हो जाए यार। राइट, वो भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता अच्छा, है। फिर इसमें ना कि जिसका 100 रुपए प्रॉफिट भी हुआ वो भी उसमें काउंट हो गया। अच्छा। तो मैंने, बल्कि मैं तो क्योंकि नहीं करता ट्रेडिंग तो, लेकिन मैंने यूट्यूब पे ही किसी को सुना था, तो वो कह रहे थे कि वो बड़े हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होते हैं। कोई बोल रहे थे जो ट्रेडिंग में लोग पैसा कमाते हैं, फिर बहुत हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड्स होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उसको बड़े एल्गोरिदम्स वगैरह लगा करते हैं, तो इसलिए रिटेल ट्रेडर्स शायद उसमें मात खा जाते हैं, वो उसमें नहीं जा पाते। तो इसलिए शायद हो सकता है, दैट इज वन ऑफ द रीजंस, मे बी रिटेल ट्रेडर्स जो उसमें फेल होते हैं। अच्छा, आपने इतने अपने 15-20 साल के स्टॉक मार्केट से जुड़े होने पे इन्वेस्टर की कौन सी गलतियां देखी हैं जो आपको बहुत डिसहार्टनिंग लगती हैं और लगता है कि ये तो अवॉइड की जा सकती हैं? और इसी का एक पार्ट है कि जो नया इन्वेस्टर है वो इस मार्केट में आना चाहता है, तो आप उसको क्या बोलेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखे, कैसे मार्केट में आए और मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करे? क्योंकि हर दूसरा आदमी पैसे डबल करवा रहा है, ये रियलिटी है। आप यूट्यूब पे डाल के देखिए, टेलीग्राम, ट्विटर पे डाल के देखिए, सारे लोग बहुत जल्दी पैसा कमाने का बता रहे हैं कि बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हो। बट मैं उन लोगों के लिए समझना चाह रहा हूं जो मार्केट में आना चाह रहे हैं, पहली बार में मार्केट में आ रहे हैं। जैसे पहली बार कोई वोट करने आता है, वैसे पहली बार मार्केट में आप आ रहे हैं, तो आपको किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए? एक, और फॉर द सेक ऑफ रिपीटेशन लेट मी आस्क अगेन, कि क्या एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए? मार्केट में 2 सबसे बड़ी फोर्स है, ग्रीड एंड फियर। तो ये डर और लालच जो है, और ये आप नए हो चाहे आपको 20 साल का एक्सपीरियंस हो, ये आपको परेशान करते रहेंगे। ये दोनों फोर्स आपको परेशान करती रहेंगी और इन दोनों के बीच में बैलेंस बैठा करके आपको चलना है कि डरना भी नहीं है और लालच में भी नहीं आना है। अगर आप नए आए, पॉसिबल है ये? हाँ, पॉसिबल है सर। ये सिर्फ एक्सपीरियंस से आता है। जब आप अगर मार्केट में बिल्कुल नए हैं तो आप पहली बात तो ओवर इन्वेस्टिंग अवॉइड करें। कोई जरूरत नहीं है, मैं चाहे कितना भी बोल रहा हूँ कि स्मॉल कैप्स में बहुत फायदा होता है, कोई कितना भी कह रहा है, मत मानिए किसी की बात को। अपने विवेक का इस्तेमाल करिए, अपना दिमाग लगाइए। कोई यहाँ कमी नहीं है इन्फॉर्मेशन की आज की डेट में, ना आपके पास समय की कोई कमी है, ना मार्केट कहीं भागा जा रहा है। इसको थोड़ा समय दीजिए। मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा है। मार्केट कहीं नहीं भाग लोग रहा। तो कहते हैं ना कि आज ही मेरे साथ पैसा लगाओ, कल तो ट्रेन छूट जाएगी। साइबर फ्रॉड, इस तरीके के जो स्टॉक मार्केट के फ्रॉड्स होते हैं उनमें भी यही सब होता है। तो आपने ये बात अच्छी बात करी, मैं पकड़ना चाहूंगा कि मार्केट कहीं भागा नहीं जा रहा। और ट्रेन छूट जाएगी सर, 6-7 मिनट बाद दूसरी आ जाएगी। अच्छा। तो मार्केट कहीं नहीं भागा जा रहा, ना डर में आए ना लालच में आए। इसको समझने की कोशिश करें। बहुत बड़ी फाइनेंशियल फोर्स है, इनफैक्ट दुनिया की सबसे बड़ी फाइनेंशियल फोर्स है। इसमें अगर आप बड़े एक सरल मन से, सरल स्वभाव के साथ यहाँ आएंगे और सोचेंगे कि जो है राजू जेंटलमैन बन जाएगा, तो यहाँ कुछ नहीं हो पाएगा। इस मार्केट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको समझने के लिए आपको इसको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, विद ड्यू रिस्पेक्ट, कि भाई आप बहुत बड़ी फोर्स हो, मैं आपको समझना चाहता हूँ, तो क्या करूँ? तो मार्केट कहती है भाई ऐसा करो, आप ETF में पैसा डाल दो, आप निफ्टी में पैसा डाल दो, आप म्यूचुअल फंड में डाल दो, समझ लो, पहले देख लो। बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप मार्केट को अप्रोच कर सकते हो, जरूरी नहीं कि स्टॉक्स में ही आना है सीधा। फिर जब आपको लगता है कि मेरी मेंटल लेवल वहां तक पहुंच चुका है, मेरी अंडरस्टैंडिंग वहां तक पहुंच चुकी है इस मार्केट की, और मेंटल लेवल से मेरा मतलब है कि आप ग्रीड और फियर पे काबू पा चुके हैं,
और आप ये समझ चुके हैं, इसकी न्यूएंसेस को एक्सप्लोर कर चुके हैं, और आप ये समझ चुके हैं कि यहाँ पे रातों रात कुछ नहीं होने वाला, 6 महीने में कुछ नहीं होने ये वाला। एक्सपेक्टेशन की बात ये कर रहे हैं। एक्सपेक्टेशन आप किल कर चुके हैं। हाँ। और ये किल कैसे होगी? ये एक्सपेक्टेशन किल होगी सिर्फ सच्चाई को समझने से। और आप ये समझ चुके हैं कि मैं अपना काम नहीं छोड़ सकता, जो सर्विस में कर रहा हूं, जो जॉब में कर रहा हूं, जी। जो बिजनेस में कर रहा हूं, ये उसका विकल्प नहीं है। ये विकल्प हो सकता है एक दिन बन जाए, हो सकता है एक दिन मुझे अर्ली पर रिटायरमेंट ले स्टार्टिंग जाए, में नहीं है कि मैं ट्रेडर ही बन जाऊं, मैं बट ये पैसा कमा। शर्त नहीं लगा सकता मैं इसके साथ। हाँ। ये शर्तों पे नहीं मानेगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। आप और आ आप गरीब जाएंगे, हैं अमीर हैं, आप क्या पैसा उसको लेके आए। कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जानता भी नहीं कि आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, उसको आपका डीमैट अकाउंट भी याद नहीं है, लेकिन Right. आपके लिए मार्केट सब कुछ है। राइट। आप उसको जानते हैं, आप उसको रोज देख रहे हैं, तो आप ये आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, इसके लिए मतलब मार्केट की कोई जिम्मेदारी नहीं कि अब आपको वो मुनाफा कमा के देगा। या आपको 2027 में आपने कोई यूरोप ट्रिप प्लान कर रखा है, तो Right. उसके लिए आपको 20 लाख देगा, वो भी उसकी जिम्मेदारी नहीं है, वो चलेगा अपने हिसाब से। तो उसके हिसाब से अगर आप चल सकते हो देन इट इज फाइन। अगर आपने उसके सामने शर्तें लगानी शुरू कर दी, आपने कहा नहीं भैया मुझे तो इतने पैसे इस दिन चाहिए, आज शाम को चाहिए, फंस कल सुबह जाओगे। चाहिए, डेफिनेटली। तो आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बहुत लो रखनी है, क्या आप ये कहना चाह रहे हो, या रखनी नहीं है? एक्सपेक्टेशंस को नॉर्मल रखिए, ये देगा बट उसको आप समय दे दीजिए। अगर आप 5 साल 7 साल एक स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, वॉरेन बफेट तो दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर, उन्होंने कहा था कि उनसे पूछा कि व्हाट इज योर फेवरेट होल्डिंग टाइम फॉर एनी स्टॉक, तो उन्होंने कहा फॉर एवर। वाओ। तो उन्होंने, हाँ, उनका था फॉर एवर। फिर उन्होंने एक और कहावत है उनकी कि अगर आप किसी स्टॉक को 10 साल नहीं होल्ड करना चाहते तो 10 मिनट भी क्यों खरीद रहे हैं उसको, 10 मिनट के लिए भी अपने पोर्टफोलियो में जगह क्यों दे रहे हैं। तो ये सब बातें जो नया इन्वेस्टर आता है उसको कोई बताता नहीं है। बताता है सर, ये भरी पड़ी, यूट्यूब खोलिए, भरी पड़ी। जब मैंने इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, जब मैंने स्टॉक मार्केट को समझना शुरू करा था, वो बहुत पुरानी बात हो गई, तो मार्केट उस समय इन्वेस्टिंग का एक जरिया हुआ करता था, प्राइमरीली एक इन्वेस्टिंग का जरिया हुआ करता था। आज मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज्यादा उसमें एडवोकेट किया जा रहा है कि ये इनकम का भी एक सोर्स है। तो इनकम मेरे हिसाब से हमेशा, इनकम को मैं कभी भी एक्टिव और पैसिव नहीं मानता, इनकम हमेशा एक्टिव ही होती है। आप जाते हैं, काम करते हैं, सोसाइटी में कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं, कुछ स्किल सेट आपका होता है, ठीक है। आप जब कोई सर्विस देते हैं उसके बदले आपको पैसा लगता है, इसको हम कहते हैं आमदनी, ठीक इसको है। हम कहते हैं इनकम। ठीक है। मार्केट को और ये एक्टिवली इन्वॉल्व होने से होती है। हाँ, मार्केट ट्रेडिशनली एक वेल्थ क्रिएशन का ही जरिए रहा है, बट अब वो इनकम का सोर्स बनाया जा रहा है। तो लेट अस सी 5 सालों में कितने लोग इसमें से इनकम कंसिस्टेंटली जनरेट कर पाते हैं, कितने लोग इस पे वो हो पाते हैं। जो मेरा टेक अवे है इस बात से कि नए इन्वेस्टर को, और जो यंग नया इन्वेस्टर है जिसको इस मार्केट के बारे में अभी ज़्यादा जानकारी नहीं है और वो ज्ञानी बाबाओं के साथ अभी जुड़ा नहीं है बेचारा, तो उसको मार्केट से अपनी एक्सपेक्टेशंस को रियलिस्टिक रखना होगा, बहुत ही मिनिमल रखना होगा, एक्टिवली मार्केट को समझना होगा, भले वो इतना एक्टिवली ट्रेड ना कर रहा हो पर समझना होगा उसको, और मार्केट अपने हिसाब से ही चलेगा। मार्केट से वो प्रेशर बना के पैसा नहीं निकाल सकता। नहीं, प्रेशर किस पे बनाओगे? अगर वो सोच रहा नहीं आज ही मुझे पैसा कमाना, नहीं, प्रेशर में तो आप आ जाओगे ना। हाँ, नहीं, वो सोचता है ना कि आज मैं 1 लाख लेके गया, 10 लाख की लिमिट ली और आज ये खरीदूंगा बेचूंगा। वेल, गुड लक विद दैट, गुड लक विद दैट। क्योंकि ये मार्केट तो जैसा कि मैंने कहा, दिस इज द बिगेस्ट फाइनेंशियल फोर्स। ये नहीं समझने वाला आपकी बात को, ये गूंगा और बहरा है, ये अपने हिसाब से चलेगा। बट हाँ, अगर आपने ये शर्त लगाई कि मुझे इस दिन को, इस तारीख को इतने पैसे चाहिए, तो ऐसे टारगेट बना के जाते, हाँ, तो वो कठिन है। लेकिन अगर आपने इसके ऊपर छोड़ दिया कि प्रभु मैंने तो तुम्हें ये अर्पण कर दिए पैसे, मैंने तो इन्वेस्ट कर दिया है, जितनी समझ मेरे में थी उतना समझ से मैंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया है, अब जब आपको ठीक लगे इसे मल्टीबैगर बना देना। डोपामाइन कहाँ रिलीज हो रहा है, जो मजा कहाँ आ रहा है ट्रेडिंग में, जो मजा आना चाहिए। हाँ, बोरिंग है सर, बोरिंग है। तो आप तो पैसे बना रहे हो पर बोरिंग हो रहा है ना, मतलब मुझे एक्साइटमेंट चाहिए है। एक्साइटमेंट तो खैर भरा पड़ा है सर आजकल सोशल मीडिया पे। मतलब स्टॉक मार्केट में एक्साइटमेंट से बचना चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, स्टॉक मार्केट को एज ए बोरिंग ही लेना चाहिए। एक्साइट होने की जगह नहीं है वो। चलिए, कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस मैं आपसे करता हूं, इसके जवाब मोरलेस हाँ और ना में है जी। आप बता भी सकते हैं, थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग जुआ है या नहीं? मेरे हिसाब से है। वॉरेन बफेट की एक बात जो आपको पर्सनली बहुत अच्छी लगती है?
क्या मैं उस बात को पकड़ूं 10 मिनट, अगर आप 10 साल स्टॉक में नहीं रह सकते हैं? वॉरेन तो बफेट की बहुत सारी बातें बहुत अच्छी हैं, एक हाँ। बात को पकड़ना उनकी मुश्किल है। एक तो वही है कि इफ यू डोंट वांट टू होल्ड अ स्टॉक फॉर 10 years, डोंट होल्ड इट फॉर 10 minutes आल्सो। मतलब ट्रेडर मत बने उनका, हाँ, मतलब कहीं ना आप कहीं क्यों ये- खरीद रहे हैं उस स्टॉक को ना। हाँ। एक उनकी 3 बातें हैं, अगर ये 3 बातें समझ में आ जाए, पहली बात ये थी। दूसरी बात ये थी कि अगर आप किसी स्टॉक को क्यों खरीद रहे हैं, 5 मिनट में अगर आप एक बच्चे को नहीं समझा सकते, इसका मतलब आप खुद नहीं समझ रहे उस कंपनी को। राइट। तीसरी बात बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत गहरी बात है। इन द शॉर्ट टर्म मार्केट एक्ट्स एज अ वोटिंग मशीन, इन द लॉन्ग टर्म मार्केट एक्ट्स एज अ वेइंग मशीन। अगर इन 3 बातों को समझ लें तो अपने आप एक्साइटमेंट खत्म हो जाएगा। राइट। कोई ऐसा सेक्टर जिसके बारे में कितना भी हाइप क्यों ना हो, आप कभी नहीं छुएंगे? एविएशन, और ऐसा कौन सा सेक्टर जिसको लेकर आप बहुत पॉजिटिव हैं? पावर, स्पेशली ग्रीन एनर्जी। कोई ऐसा शख्स आपकी फैमिली फ्रेंड में जिसने आपको इन्वेस्टिंग को लेके इंस्पायर किया हो, या ये आपका सेल्फ ड्रिवन अपने आप से आपने एक्वायर किया? नहीं, मेरी फैमिली में है सर, जिनकी वजह से मैं सबसे पहले मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, जिसकी वजह से मुझे पता चला मार्केट है क्या। एंड उनकी वजह से मैंने समझ में आया मुझे शेयर्स क्या होते हैं। मैं उस समय स्कूल में था जब मुझे ये बात पता चली, और फिर मैंने अपने फादर के कुछ शेयर्स देखे थे। उस समय शेयर सर्टिफिकेट होते थे, तो वो सब देखे थे, तो वहाँ से मुझे समझ में आना शुरू हुआ था। हाँ, उनकी वजह से ही मैं इंस्पायर हुआ। और हालांकि बिकॉज एज अ स्कूल बॉय मैं कुछ कर नहीं सकता था ना, मार्केट्स उस समय इस तरह के होते थे, तो he was the person who introduced me, और वो भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ही रहे शुरू से आज तक। क्रिप्टो के बारे में आपकी क्या राय है, एक लाइन में? डोंट नो सर, ब्लैंक। जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए? ब्लैंक सर, ब्लैंक, नो कमेंट्स। रात को सोने से पहले अपना पोर्टफोलियो चेक करते हैं कि नहीं? नेवर सर, नेवर। कितनी फ्रीक्वेंसी में चेक करते हैं? सर क्योंकि मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ और मैं क्लाइंट्स के साथ भी डील करता हूँ, तो मैं जितनी देर ऑफिस में बैठता हूँ तो वो पोर्टफोलियो मेरे सामने लगा रहता है। बट डेफिनेटली मैं उस स्क्रीन पे रिटर्न करना चाहता नहीं, मुझे पता है कुछ होना नहीं है उसके अंदर एक दिन में। स्टॉक मार्केट के अलावा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मल्टी बैगर इन्वेस्टमेंट क्या है? माय फैमिली। एक किताब जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को पढ़नी चाहिए आपके हिसाब से? द धंधो इन्वेस्टर बाय मोनीश पबराय। उससे आपको बिजनेस कैसे डेवलप होता है वो समझ में आ जाएगा। जिस दिन आपको बिजनेस कैसे डेवलप होता है समझ में आ जाएगा, आपको मार्केट समझ में आ जाएगा। राघव जी, बाजार की इस पेचीदा दुनिया को इतने सरल शब्दों में समझाने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, उम्मीद है आज की इस बातचीत से आपने समझा होगा कि स्टॉक मार्केट कोई जैकपॉट नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन का खेल है। अगर आप भी डॉक्टर राघव की तरह बाजार को गहराई से समझना चाहते हैं तो उनके काम को जरूर देखें। और सबसे जरूरी बात, अगली बार जब आपको कोई गारंटीड मल्टीबैगर बेचने की कोशिश करे तो थोड़ा समझदारी से समझें और देखें। नमस्कार।